हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है रोग एवं उपचार। इसमें सबसे पहले विषाणु जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो विषाणु शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोग जैसे चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। ठीक है। 1977 में भारत को जो है चेचक मुक्त घोषित किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था और 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है। तो याद रखिएगा, चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से जो है फैलते हैं। जिसके विषाणु रोगी के त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र आदि के संपर्क में आने से दूसरों में भी फैल जाते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है नर्वस सिस्टम। पोलियो मेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती हैं और पक्षाघात हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की। बाद में अल्बर्ट साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने, याद रखिएगा, भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणुओं से लड़ने की क्षमता थी। 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसीलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक है, जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोव-2 2019 से एन कोव की खोज हुई जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी है सार्स एवं मर्स। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर यानी हल्का बुखार और आंख नाक से पानी गिरता है। कोविड-19 में प्रभावी कुछ प्रमुख जो वैक्सीन थे मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट, नोवावैक्स, सिनोवैक, सिनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर बायोएनटेक। याद रखिएगा। देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपाडीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन और जलन होती है।
मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज एवं हर्पिस रोग भी जीवाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है। इनके द्वारा मानव में यह पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है, पानी से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडिज एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस व क्यूलेक्स फैटिंगेस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पित्त ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडिस जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक जो है, याद रखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक हेल्वीविराइडी कुल का विषाणु यानी फ्लेवी वायरस होता है। इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर मतलब कि होते हैं। इस विषाणु से मानव और जंतु दोनों संक्रमित होते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है और सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग एचआईवी के द्वारा होता है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जिससे रोग की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण जो रोगी होते हैं कई प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान और संक्रमित माता से अपरा के संपर्क के द्वारा संचरित होता है। देखिए, सूखे चुंबन, हाथ मिलाना या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों एवं रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। विश्व में एचआईवी की लगभग 9 उप प्रकार मतलब की है। विश्व में एचआईवी की लगभग कितने प्रकार है? 9 उप प्रकार है। भारत में एचआईवी का सी उप प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV यानी जो थर्ड है HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की। चार्ल्स गैलो ने HTLV थर्ड नामक एड्स रोग के कारक की खोज की। याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, अगर बात करें तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। और जब कोई रोग संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से फैलता है लोगों में, तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये तीनों जो वर्ड है इसको ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। और जब कोई रोग संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से जो है मतलब कि फैलता है लोगों में, तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। और एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्रों में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है।
मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। याद रखिएगा कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में जो है संचरित होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो वायरस के संदर्भ में जो 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में से जो सही नहीं है, डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यह सही नहीं है, सी ऑप्शन। वायरस शब्द डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग ने दिया था। तो वायरस शब्द वायरस शब्द है, इस वर्ड का खोज किसने किया? तो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग ने खोज किया। वायरस जीनोम में केवल डीएनए या आरएनए होते हैं, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते। डीएनए और आरएनए अणु द्विस्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, रेखिक या गोलाकार हो सकते हैं। आरएनए वायरस डीएनए वायरस के तुलना में तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं। डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते। डीएनए आधारित जो अधिकांशतः वायरस हैं सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होती हैं। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस के तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। सेकंड प्रश्न है, जीवाणु भोजी हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो जीवाणु भोजी जो है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, डी ऑप्शन। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस के भांति इसमें प्रोटीन के परत या इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। कौन से कथन सही है? कथन दिए गए 3 कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है? एक बार कथन को आप ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम होते नहीं है। आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, यानी जो सही है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही अपना वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनर्उत्पादन नहीं कर सकता। संपर्क के द्वारा, वायु द्वारा, भोजन, जल, इन सभी के द्वारा, कीटों के द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके बारे में अगर बात करें तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं जैसे रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। ACE2 का पद उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विषाणु जनित रोगों का प्रसार के संदर्भ में, यानी डी ऑप्शन। देखिए, एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 यानी ACE2 कई प्रकार के कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। यह एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ACE2 से बंध जाता है।
ACE2 कोविड 19 वायरस के लिए एक सेलुलर के द्वार के रूप में कार्य करता है। 6 नंबर है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इनमें से कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो देखिए, मर्स, सार्स, कोविड 19 यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कॉव 2 जो है इसकी खोज हुई, जो कि कोविड 19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी है सार्स है, मर्स है, ये सभी हैं, याद रखिएगा। कोविड 19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। कोविड 19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में पहला जो कथन है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड 19 वैक्सीन निर्मित की। क्या यह सही है? पहला सही नहीं है। दूसरा, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोग वाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, बिल्कुल सही। और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यानी दूसरा तीसरा जो है सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन है। भारतीय सीरम संस्थान भारत में इस टीके का विनिर्माण भागीदार है। ठीक है, इस तरह पहला कथन असत्य है। रूस के द्वारा निर्मित स्पुतनिक 5 वैक्सीन मानक मतलब कि एडेनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला रजिस्टर्ड टीका है। इस तरह दूसरा सत्य है। कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यानी कथन 3 भी सत्य है। 8 नंबर है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है कि वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 0.5 ml। कोविशील्ड वैक्सीन में प्रत्येक डोज की मात्रा 0.5 जो है ml होता है। इसको दो अलग अलग खुराक जो है इसमें शामिल होता है। भारत सरकार की अनुशंसा के अनुसार पहली खुराक के बाद 12 से 16 सप्ताह के बीच दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 10, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? सही जवाब है रूस, बी ऑप्शन। भारत ने कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 को रूस से आयात किया। यह दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोविड 19 वैक्सीन है। इसका नामकरण प्रथम सोवियत स्पेस अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेंगू, बी ऑप्शन। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिंगेस, एडिस एल्बोपिक्टस तथा एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। 12 नंबर है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडिस और क्यूलेक्स, ए और डी। 13 नंबर है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद 14 नंबर है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, ऑप्शन ए। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्त स्राव को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इनकी कमी से मतलब कि असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डेंगू मच्छरों के द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल तीसरा, यानी बी ऑप्शन। त्वचा पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है, जिसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है, जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। पहला दूसरा कथन असत्य है। त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्त स्राव डेंगू के लक्षण हैं। 16 पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा पीला बुखार फैलता है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। पित्त ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका संचरण एडिस जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। 17 निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो याद रखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक प्लेवीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। इस विषाणु से मानव और जंतु दोनों संक्रमित होते हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। 18 हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा विषाणु के द्वारा, यानी सी ऑप्शन। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। 19 मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? सही जवाब है मेनिंजाइटिस, डी ऑप्शन। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका क्या कारण है? जिसका कारण है रोटा वायरस, बी ऑप्शन। विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो जाता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरोवायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। 21 यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में अगर फैल जाता है तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको पेंडेमिक कहते हैं। विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग को पेंडेमिक कहते हैं। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में
कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। 22 निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? वह कौन सा ऑप्शन है? तो याद रखिएगा मम्स, रेबीज और हर्पीज, बी ऑप्शन। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है। हर्पीज रोग का कारक भी विषाणु है। 23 नंबर, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? दूषित भोजन और जल से, यानी सी ऑप्शन। पोलियो एक संक्रामक रोग है। पोलियो क्या है? एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। यह विषाणु मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश होता है वो देता है, उसे तंत्रिका उन तक पहुंचने में असक्षम हो जाती है और पैरों में पैरालाइसिस यानी पक्षाघात हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा पोलियो का कारण विषाणु है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की? सही जवाब है जोनास साल्क। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। यह रोग पोलियो विषाणु के द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। 26 पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया किसने? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जोनास साल्क ने, बी ऑप्शन। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो सही जवाब है पोलियो, डी ऑप्शन। 28 नंबर है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो सही जवाब हो जाएगा पोलियो, यानी डी ऑप्शन। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसीलिए अब यह वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। ये इसी के जगह पर अब बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होता है जिसमें पोलियो विषाणु यानी टाइप 1 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता होता है। 29 पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह है आपका राइनो वायरस। क्या है? राइनो वायरस। राइनो वायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है, फैलता है। इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर, नाक आंख से पानी गिरता रहता है। 30 नंबर है, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? निमोनिया एक संक्रमण है। इसका सही जवाब हो जाएगा किसका? तो याद रखिएगा फेफड़ों का। किसका? फेफड़ों का। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि 1 या 2 फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। प्रश्न संख्या 31,
निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वह कौन सा रोग है? वह रोग कौन सा है जो पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्नगत विकल्पों में हेपेटाइटिस बी का कारण पानी का प्रदूषण नहीं है, जबकि अन्य सभी पानी के प्रदूषण के कारण होते हैं। 32 यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का क्या इनमें से कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा डीएनए वायरस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।